नमस्कार। आज हम एक ऐसी भारतीय कंपनी की बात कर रहे हैं जिसने एक कह सकते हैं बड़ा दावा किया है। हाँ, दावा तो वाकई बड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को टक्कर देने का। बिल्कुल। ये कंपनी है ज़ोहो और ये हाल में काफी सुर्खियों में आई, खासकर जब हमारे आईटी मंत्री ने कहा कि वो अपने प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर नहीं। बल्कि जोहो के सॉफ्टवेयर पर बना रहे हैं। हाँ, ये खबर काफी फैली। तो जोहो और इसके संस्थापक श्रीधर वेम्बू, ये नाम शायद कई लोगों ने अभी सुना हो, क्योंकि ये ज्यादा विज्ञापन वगैरह तो करते नहीं है। सही कहा। लेकिन टेक की दुनिया में, खासकर ये जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, उसमें ये काफी पुराना और जाना माना नाम है। कोई नई कंपनी नहीं है ये। हाँ, तो आज हमारे पास जो विश्लेषण है उसके आधार पर हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। मतलब ज़ोहो आखिर है क्या, इसकी खासियत क्या है, ये अचानक इतनी चर्चा में क्यों है। सही। भारत में स्वदेशी की बात चल रही है, उसके लिहाज से इसकी क्या अहमियत है। बिल्कुल, तो चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले शायद हमें ये समझना होगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट कितना बड़ा है ना, जिसे ये टक्कर देने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग रोज ही किसी ना किसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, ये सब। हाँ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही। और माइक्रोसॉफ्ट का जो बाजार मूल्यांकन है वो लगभग $4 ट्रिलियन है। $4 ट्रिलियन, ये आंकड़ा तो मतलब हाँ, ये भारत की पूरी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी से भी ज्यादा है। अविश्वसनीय। तो ऐसी एक विशाल भीमकाय कंपनी के सामने खड़े होकर ज़ोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू का ये कहना कि हम तुम्हें हरा सकते हैं, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। निश्चित रूप से बहुत बड़ा बयान है ये। और इस आत्मविश्वास को कैसे व्यक्त हैं और हवा मिली जब सरकार के बड़े मंत्रियों ने जोहो का जिक्र किया। हाँ, वो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव वाला ट्वीट। जी, वो खुद भी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, आईटीएन हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि वो अपने प्रेजेंटेशन जोहो शो पर बना रहे हैं और इसे स्वदेशी पर जाने का प्रयास कहा। उन्होंने वो रेल मंत्रालय की प्रेजेंटेशन दिखाते हुए खास तौर पे मेंशन किया था, है ना, कि ये ज़ोहो शो पर बनी है, पावर पॉइंट पर नहीं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, ये एक तरह का सार्वजनिक समर्थन था। और सिर्फ वही नहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी जोहो के एक मैसेजिंग ऐप, अच्छा, कौन सा? अर्राटाई नाम है उसका, व्हाट्सएप जैसा ही है, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप, तो उन्होंने उसका भी जिक्र किया। तो किसी भारतीय टेक कंपनी को इस लेवल का सरकारी प्रोत्साहन मिलना, ये तो काफी मायने रखता है। हाँ, क्योंकि ये सीधे सीधे देश में जो आत्मनिर्भर भारत या स्वदेशी की भावना चल रही है, उससे जुड़ता है। सही। हम्म, लंबे समय से ये सवाल तो उठता ही रहा है कि भाई भारत की अपनी बड़ी टेक कंपनियां क्यों नहीं है, क्यों सारी बड़ी कंपनियां सिलिकॉन वैली से ही आती है। हाँ, ये बात तो है। तो ऐसे में ज़ोहो का आगे आना और उसे इस तरह का सरकारी समर्थन मिलना, ये पूरी बहस को एक कह सकते हैं एक नई दिशा देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जोहो आखिर है क्या। मतलब इतनी बड़ी बातें हो रही हैं इसके बारे में, आपने कहा ये नई नहीं है, तो इसकी कहानी क्या है? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। तब इसका नाम एडविन नेट था। अच्छा, 1996 में, काफी पुरानी है फिर तो। हाँ, और 2009 में इसका नाम बदलकर ज़ोहो कॉर्पोरेशन हुआ। और सबसे दिलचस्प बात जो इसे आज की कई टेक कंपनियों से अलग करती है, वो ये है कि ये कंपनी बूटस्ट्रैप्ड है। बूटस्ट्रैप्ड, ये क्या होता है? मतलब आसान भाषा में। बूटस्ट्रैप का मतलब है कि कंपनी ने अपने विकास के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बाहर के निवेशकों से, मतलब वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी से पैसा नहीं लिया है। ओ, जो भी पैसा कमाया, जो मुनाफा हुआ, उसी को वापस बिजनेस में लगाया। खुद के दम पर खड़े हुए हैं। ये तो आज के स्टार्टअप कल्चर से बिल्कुल अलग है, जहां फंडिंग जुटाना ही सबसे बड़ी खबर बनती है। हाँ, बिल्कुल अलग रास्ता चुना इन्होंने। तो क्या ये रास्ता सफल रहा है? क्योंकि बिना बाहरी पैसे के इतना बड़ा बनना तो बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल सफल रहा है। देखिए, हरोल लिस्ट है जो भारत की सबसे अमीर कंपनियों और लोगों की लिस्ट निकालती है। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। उनके हिसाब से जोहो का मूल्यांकन आज की तारीख में करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। 1 लाख करोड़ यानी डॉलर में कितना हुआ ये? ये हुआ करीब $12 बिलियन। और ये इसे भारत की सबसे मूल्यवान जो प्राइवेट कंपनियां हैं, लिस्टेड नहीं है, उनमें से एक बनाता है। वाह। और ये सिर्फ कागजी मूल्यांकन नहीं है, कंपनी आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत है। अच्छा, मतलब कमाई वगैरह कैसी है? कंपनी सालाना $1 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कमाती है। शाली बात है वो है इनका मुनाफा।
इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 33% है। 33%? हाँ, यानी सालाना करीब 2800 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ। ये इंडस्ट्री में बहुत शानदार आंकड़े माने जाते हैं। तो ये जो बूटस्ट्रैपिंग वाला मॉडल है, हाँ, इसका फायदा क्या है? मतलब क्यों चुना इन्होंने ये मुश्किल रास्ता? सबसे बड़ा फायदा है आजादी, कंट्रोल। आजादी? किस तरह की? जब आप बाहर से पैसा लेते हैं तो निवेशक अपना दबाव डालते हैं। उनके अपने लक्ष्य होते हैं, अक्सर छोटी अवधि के तिमाही नतीजों पर नजर रहती है। हाँ, ये तो होता है। ज़ोहो इस दबाव से पूरी तरह मुक्त है। वो अपनी रणनीति लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बना सकते हैं, अपने मूल्यों पर, अपने सिद्धांतों पर चल सकते हैं, भले ही उसमें वक्त ज्यादा लगे। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और शायद माइक्रोसॉफ्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी से अगर मुकाबला करना है तो ये धीमी, स्थिर और मजबूत चाल ही इनकी असली ताकत हो। ये हो सकता है। मतलब ये अपनी शर्तों पर खेल रहे हैं। अच्छा, और इनका फैलाव कैसा है? क्या ये सिर्फ भारत में ही काम करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ग्लोबल कंपनी है, पूरी तरह से। अच्छा। इनके क्लाइंट्स 60 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। 130 मिलियन यानी 13 करोड़ से ज्यादा लोग इनके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। 13 करोड़? हाँ, और इनके कर्मचारी? करीब 18,000 से ज्यादा हैं और दुनिया भर में 16 से ज्यादा इनके अपने डेटा सेंटर्स हैं। तो ये सही मायनों में मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड वाली कंपनी है। तो इनके मुख्य उत्पाद क्या है? मतलब किस चीज के लिए ज़ोहो सबसे ज्यादा जानी जाती है? इनका जो सबसे मुख्य या फ्लैगशिप प्रोडक्ट कह सकते हैं वो है ज़ोहो CRM। CRM? ये क्या होता है? CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन आसान भाषा में समझें तो हाँ, बताइए। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंपनियों को अपने ग्राहकों के साथ जो भी बातचीत होती है, जो भी लेन देन होता है, जो रिश्ते होते हैं, उनको संभालने और बेहतर बनाने में मदद करता है। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो वो आपकी पिछली बातचीत देख पाते हैं, या वेबसाइट पर आपको चैटबॉट मदद करता है। ये सब CRM सिस्टम का हिस्सा हो सकता है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कंपनियों को अपनी सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, इन सबको एक जगह लाने में मदद करता है। अच्छा, तो ये तो कंपनियों के लिए बहुत ही जरूरी टूल हुआ फिर। हाँ, बहुत जरूरी, खासकर आज के जमाने में जहां ग्राहक अनुभव सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो क्या बड़ी-बड़ी कंपनियां भी ज़ोहो CRM इस्तेमाल करती हैं? हाँ, और यहीं से ज़ोहो की जो तकनीकी क्षमता है उसका पता चलता है। इनकी क्लाइंट लिस्ट में देखिए, Amazon है, नेटफ्लिक्स है, सिस्को है, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, HDFC बैंक, फिलिप्स, ऐसी कई जानी मानी बड़ी कंपनियां इनके CRM का इस्तेमाल करती हैं। अरे वाह, Amazon, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां भी? जी हाँ, तो इन बड़ी कंपनियों का ज़ोहो पर भरोसा करना ये दिखाता है कि इनका प्रोडक्ट वाकई विश्व स्तरीय है। लेकिन ज़ोहो सिर्फ CRM ही नहीं बनाती है ना, जैसा वो मंत्रियों के बयानों से भी लग रहा था। बिल्कुल सही। ज़ोहो ने धीरे धीरे करके सॉफ्टवेयर का एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा सूट बना दिया है। और ये सीधे सीधे माइक्रोसॉफ्ट का जो 365 आता है या गूगल का वर्कस्पेस है उसको टक्कर देता है। अच्छा, क्या क्या है उसमें? जैसे प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट के मुकाबले में है ज़ोहो शो। अच्छा। मेल के लिए जीमेल के सामने है ज़ोहो मेल। फिर? ज़ोहो कैलेंडर है। हाँ। अकाउंटिंग और फाइनेंस के लिए ज़ोहो बुक्स, ज़ोहो इनवॉइस हैं। हाँ। डॉक्यूमेंट पर डिजिटल साइन करने के लिए ज़ोहो साइन है। और कम्युनिकेशन के लिए? वो ऐप जिसका जिक्र हुआ था, अराटय, जो व्हाट्सएप जैसा एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है। और भी बहुत कुछ है। मतलब एक ही जगह पर बिजनेस चलाने के लिए जरूरी लगभग सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं? हाँ, यही उनका लक्ष्य है, एक इंटीग्रेटेड स्वीट देना जहां सारे ऐप्स एक दूसरे के साथ आसानी से काम करें। ये तो वाकई माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के लिए एक सीरियस चुनौती है। और अक्सर ये देखा गया है कि ज़ोहो के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फीचर्स के मामले में तो टक्कर देते ही हैं, कीमत के मामले में माइक्रोसॉफ्ट या गूगल से ज्यादा किफायती भी होते हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, तो इस पूरी कहानी के पीछे जो चेहरा है, श्रीधर वेम्बू, उनकी अपनी कहानी भी काफी दिलचस्प लगती है। बताया जाता है कि वो बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। जी हाँ, उन्होंने IIT मद्रास से इंजीनियरिंग की, फिर अमेरिका गए, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से PhD की। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। लेकिन कई और प्रतिभाशाली लोगों की तरह वहीं अमेरिका में बसने के बजाय वो भारत वापस आ गए और उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत किसी बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर से नहीं की। कहाँ से की? तमिलनाडु का एक छोटा सा जिला है तेनकाशी, वहां से शुरुआत की। बाद में मुख्यालय चेन्नई ले गए, लेकिन उनकी जड़ें आज भी तेनकाशी में मजबूत हैं। वहां उनका एक बड़ा ऑफिस भी है। ये तो कमाल है। छोटे शहर से इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी खड़ी करना, ये अपने आप में एक मिसाल है। हाँ, ये छोटे शहर से बड़ा काम करने का एक बहुत पुराना और सफल उदाहरण है ज़ोहो।
और उनका जो स्वदेशी या आत्मनिर्भरता पर जोर है वो सिर्फ बातों में नहीं, उनके कामों में भी झलकता है। खासकर उनका वो बयान जो H1B वीजा वालों के लिए था। हाँ, वो बयान काफी चर्चा में रहा था। अमेरिका में जब H1B वीजा को लेकर अनिश्चितता थी तो बहुत से भारतीय पेशेवर परेशान थे। तब उन्होंने कहा था कि अगर वीजा की दिक्कत है तो डरे नहीं, भारत लौट आएं। उन्होंने क्या कहा था? ठीक ठीक। उन्होंने कहा, शायद 5 साल लगेंगे जिंदगी फिर से बनाने में, लेकिन ये आपको और मजबूत बनाएगा। और उन्होंने सिंधी समुदाय का उदाहरण दिया था, जो विभाजन के बाद लगभग खाली हाथ भारत आए थे और कैसे उन्होंने मेहनत करके सफलता हासिल की। ये तो काफी प्रेरणा देने वाली बात है। हाँ, ये सिर्फ सहानुभूति नहीं थी, एक तरह का आह्वान था कि अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अपने देश के लिए करें। ब्रेन ड्रेन को रोकने या उलटने की कोशिश। और ये उनकी कंपनी की सोच से भी जुड़ता है, भारत में रहकर दुनिया के लिए प्रोडक्ट्स बनाना। कंपनी का जो मालिकाना हक है उसका ढांचा भी काफी अलग बताया गया है। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक कंपनी में सबसे बड़ा हिस्सा उनकी बहन राधा वेम्बू का है। वो खुद भी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजमेंट का काम देखती हैं। अच्छा। दूसरा बड़ा हिस्सा उनके भाई शेखर वेम्बू का है। और श्रीधर वेम्बू, जो कंपनी के सीईओ हैं, फाउंडर हैं, चेहरा हैं, उनके पास कथित तौर पर सिर्फ 5% के आसपास ही हिस्सेदारी है। सिर्फ 5%? हाँ। ये तो मतलब कॉर्पोरेट जगत में बहुत ही असामान्य बात है। हाँ। जिस आदमी ने कंपनी खड़ी की उसका हिस्सा सबसे कम। हाँ, ये असामान्य तो है, लेकिन शायद ये उनके पारिवारिक मूल्यों को, उनके आपसी विश्वास को दिखाता है। ऐसा लगता है कि उनके लिए कंपनी का मिशन, उसके मूल्य, ये सब व्यक्तिगत संपत्ति से ज्यादा अहमियत रखते हैं। और शायद यही पारिवारिक विश्वास और लंबी सोच उन्हें बड़े दांव खेलने का हौसला देती है। जैसे हाल ही में उन्होंने सेमीकंडक्टर बनाने के क्षेत्र में भी रुचि दिखाई है। सेमीकंडक्टर, ये तो बिल्कुल अलग फील्ड हो गया सॉफ्टवेयर से। हाँ, लेकिन टेक्नोलॉजी का भविष्य इसी पर टिका है और भारत सरकार भी इस पर बहुत जोर दे रही है। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया है ना? जी हाँ, पद्मश्री मिला है उन्हें। और वैश्विक स्तर पर भी उनकी पहचान बढ़ रही है। जैसे एनवीडिया, जो चिप बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है, उसके फाउंडर जेनसन हुआंग खुद उनसे मिलने आए थे। तो ये सब उनके बढ़ते कद की ओर इशारा करता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को वो जो स्वदेशी का बड़ा मुद्दा है उस नजरिए से देखें, हाँ, तो जोहो का उभरना और उसे जो ये ध्यान मिल रहा है, ये भारत में चल रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ बिल्कुल मेल खाता दिखता है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री भी लगातार लोकल कंपनियों को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात करते रहे। विश्लेषण में तो 1905 के ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन का भी जिक्र किया गया था। एक तरह से उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन ये जो स्वदेशी का प्रमोशन हुआ मंत्रियों द्वारा, इस पर कुछ आलोचना भी हुई थी। विश्लेषण में इसका भी जिक्र है। हाँ, जिक्र था। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि भाई, मंत्री जी जोहो को प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन खुद एप्पल का आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं या ट्विटर, अब एक्स, जो कि विदेशी प्लेटफॉर्म है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये आलोचना हुई थी और विश्लेषण में इसे परछिद्रान्वेषी यानी दूसरों में कमी ढूंढने की प्रवृत्ति कहा गया। तर्क दिया गया कि देखिए, बदलाव धीरे धीरे ही आता है, कोई भी चीज एकदम से 100% नहीं हो जाती। अगर कोई मंत्री किसी अच्छे भारतीय विकल्प को सामने ला रहा है, लोगों को उसके बारे में जागरूक कर रहा है, तो इस कोशिश की तारीफ होनी चाहिए। बात तो सही है, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी होगी। हाँ, बजाय इसके कि हम छोटे मोटी कमियों या असंगतियों पर ही अटके रहें। वैसे ये एक जटिल बहस है और दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक भारतीय कंपनी आज इस राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें तो जोहो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मुनाफे में चलने वाली और दुनिया भर में फैली हुई भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है। हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों के दबदबे वाले बाजार में अपने सॉफ्टवेयर की पूरी रेंज के साथ एक मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आई है। और इसकी कहानी थोड़ी अलग है। इसकी नींव कुछ अलग सिद्धांतों पर रखी गई है। बाहरी फंडिंग के बिना आत्मनिर्भरता, ग्रामीण भारत से जुड़ाव, प्रतिभा को देश वापस लाने पर जोर। सही। किसके संस्थापक श्रीधर वेम्बू का स्वदेशी पर मजबूत विश्वास और हाल में जो सरकारी समर्थन मिला है, उसने इसे राष्ट्रीय पटल पर ला खड़ा किया है। ये वाकई में भारत में बनी, लेकिन दुनिया के लिए बनी कंपनी है। और अब वो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे पाएगी? माइक्रोसॉफ्ट का आकार, उसके संसाधन, उसकी पहुंच, वो तो बहुत ही विशाल है। हाँ, ये चुनौती तो पहाड़ जैसी है, इसमें कोई शक नहीं। माइक्रोसॉफ्ट का जो इकोसिस्टम है वो दशकों में बना है, लोगों की आदत में शुमार है। सही। लेकिन देखिए, जोहो ने सीआरएम जैसे मुश्किल बाजार में अपनी एक मजबूत जगह बनाई है। वो लगातार नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, उनका एक वफादार ग्राहक आधार बन चुका है। तो शायद सीधी टक्कर के बजाय वो अपनी एक अलग जगह बना रहे हैं। किफायती इंटीग्रेटेड समाधान देना,
मजबूत ग्राहक सेवा देना। नतीजा क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, मुकाबला दिलचस्प जरूर हो गया है। और ये हमें आज के अंतिम विचार पे लाता है। ज़ोहो की ये जो सफलता की कहानी है, जो कि वो वेंचर कैपिटल वाले पारंपरिक रास्ते से हटकर है, हाँ। जो ग्रामीण जड़ों और आत्मनिर्भरता पर टिकी है। तो क्या ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी है, या ये भारत में और शायद दुनिया में भी टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास के कुछ वैकल्पिक रास्तों की तरफ इशारा कर रही है? सोचने वाली बात है। क्या सफलता पाने का सिर्फ एक ही तयशुदा रास्ता है जो सिलिकॉन वैली से होकर जाता है, या फिर ज़ोहो जैसे मॉडल भी उतने ही कारगर या शायद कुछ मायनों में ज्यादा टिकाऊ साबित हो सकते हैं? बिल्कुल। क्या ये एक ज्यादा सस्टेनेबल, ज्यादा समावेशी तरीका हो सकता है विकास का? इस पर जरूर सोचा जा सकता है। हाँ, तो इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।